दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के जो कॉमन सिलेबस हैं पत्र लेखन के जुड़े वो इसी वीडियो में कंप्लीट देखेंगे ताकि जो मुख्य परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस की उसमें आपको यूज़फुल हो। मैंने आपको बताया था कि इसके पहले सारांश लेखन संक्षेपण अर्थात अपठित गद्यांश से जो आपके प्रश्न आते हैं उनके वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। वो वीडियोज़ आप लोग जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें वीडियोस हमने दे दिए हैं, ये पीडीएफ भी दे दी है। जो बचे हुए 2-3 पत्र लेखन हैं वो भी करवा देंगे। लेकिन इन सभी पत्र लेखन से जुड़े जो प्रमुख सवाल हैं, जो डाउट्स हैं आपके मन में अक्सर आते हैं, सबसे पहले उनको क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पत्र देख रहे हैं। 2 बातें बताना चाहता हूँ। ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अच्छी वीडियोस हैं और जिनको हमने भी फॉलो किया है और वहाँ से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मुझे भी हुई है पत्र लेखन के विषय में। क्योंकि हिंदी का विशेषज्ञ ही जो है वो हिंदी की जो गूढ़ चीज़ें हैं और ख़ास करके इन कार्यकलापों से, जो क्रियाकलापों से जुड़ा व्यक्ति है, जो हिंदी में पत्र का संचार कर रहा है, उस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसको इनकी गूढ़ता के बारे में ज़्यादा पता होता है। इसीलिए यही कारण है कि कई किताबें वो गलत प्रारूप आपको प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हो या फिर प्रारूप के बारे में पता ना होता हो। तो आपको जो यह इस वीडियो में प्रारूप बताने जा रहा हूँ, ये वह प्रारूप है जो एग्जामिनर्स को दिया जाता है आयोग में कॉपी चेक करने के लिए। तो ऐसा आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं आपके। तो एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा शुरुआत से अंत तक। जो बातें आपको जाननी है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन जो बातें आपको जाननी चाहिए छात्र के रूप में परीक्षा पास करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला प्रश्न तो ये रहता है कि जब प्रश्न आए कि सरकारी पत्र का या शासकीय पत्र, सरकारी पत्र एक ही होता है, सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करिए, या फिर आ जाए सरकारी पत्र का प्रारूप की रूपरेखा बताइए, या सरकारी पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए। तो जब इस तरह से पूछेगा, सिर्फ प्रारूप या प्रारूप की रूपरेखा, लिखित प्रारूप, रूपरेखा, और कोई भी मैटर आपको नहीं देगा, जैसे मैटर दे दिया कि अपने सूचना आयुक्त को इस संदर्भ में एक पत्र लिखें, इस तरह का, जब तक अगर मैटर देगा तो पूरा आपको उदाहरण लिखना होगा, चाहे प्रारूप दे चाहे न दे, आपको पूरा का पूरा पत्र लिखना है। लेकिन अगर कोई मैटर नहीं दे रहा है, समस्या नहीं दे रहा है, तो आपको सिर्फ प्रारूप लिखना है। ये चीज़ नोट कर लीजिए, सिर्फ प्रारूप लिखना है, केवल प्रारूप लिखना है। उदाहरण दे तो उदाहरण लिखना है, प्रारूप दे प्रारूप लिखना है। लेकिन अगर पूरा मैटर दे दिया है कि क्या लिखना है, तब आपको प्रारूप नहीं प्रस्तुत करना है, तब आपको पूरा पत्र लिखना है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति आप करते हैं उसके लिए केवल ये बीच वाला जो शब्द के बाद, जैसे शब्द कोई आपने लिखा, मैंने शब्द ही लिख दिया है, इसका पाद प्रदेश है, इस पाद प्रदेश से ही प्रारंभ होगा जो आपका, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए है या प्रारूप है, यहाँ पे प्रारूप है, इसका पाद प्रदेश प के नीचे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से इस तरह के, इस यहाँ पर सही से खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। आप लोग ये समझ लीजिए कि पाद से यहाँ से स्टार्ट होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, इस तरीके से चिन्ह आप लगाओगे। ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये शब्द के बीच से शुरू हो रहा है, पाद प्रदेश से शुरू नहीं हो रहा है। तो बिंदी बिंदी ही आप करोगे, डैश डैश नहीं करोगे, चाहे छोटा डैश बड़ा डैश, ये गलत हो जाएगा। या एक लाइन भी कई लोग खींच देते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, सारांश वाले में आपको बताया, या फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय जो आप बीच में कभी कभी लाइन खींच देते हो, नहीं, वहाँ भी रिक्त स्थानों की पूर्ति सूचक चिन्ह जो है इसी का प्रयोग आप करेंगे। और ये अभ्यास से आएगा। कई पत्र को लिख करके या रेखांकित अंशों की व्याख्या ही करते हैं, या फिर अपने से ही लिख करके बीच में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उससे आपको आदत हो जाएगी। तो आदत हो जाएगी तो कभी गलत नहीं होगा। तीसरा डाउट है कि दिनांक कैसे लिखें। तो दिनांक लिखने के लिए देखिए, जो आप दिनांक और स्थान वाला कॉलम जहाँ भी होता है, तो दिनांक और स्थान लिखने की जो विधि है
वो इन तीनों में से कोई भी आप अपना सकते हो। मतलब कि ये दिनांक 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 तो बाएं साइड ही रहेगा, सबसे बाएं ये रहेगा, चाहे इसके तुरंत बाद आप जिले का नाम, स्थान का नाम लिखें या फिर दिनांक लिखें। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात कि दिनांक जो लिखेंगे आप, डेट जो लिखेंगे, उसका प्रारूप इस तरीके से होगा। मतलब 15/1/2021 इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। जो सही प्रारूप है इस तरीके से लिखा जाता है, 15 जनवरी 2021, और स्थान प्रयागराज। इसी तरह प्रयागराज कॉमा 15 जनवरी 2021 भी लिख सकते हैं, लेकिन या दिनांक ये पहले ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये लिखने का सही तरीका है। इसको कई बार देख करके कोई भी एक प्रारूप आप उस पर अभ्यास कर सकते हैं और वही आपके अभ्यास में रहेगा, ऐसा ही आप लिखोगे। तीसरी बात है कि अक्सर आता है कि इस पत्र में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है और इस पत्र में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। तो पहचानेंगे कैसे या फिर यूज कैसे करेंगे? तो जहाँ पे आग्रह, अनुनय, विनय, प्रार्थना, कृपया शब्द का कृपा, कष्ट करें, अनुरोध, निवेदन, आत्मीयता, आत्मीय शब्द जैसे प्रिय, प्यारे, इस तरह से प्रिय, प्यारे, आपका, ये सभी क्या है? आत्मीय शब्द हैं। तो इनको अनौपचारिक भाषा कहते हैं। ये ऑफिशियल नहीं, ये व्यावसायिक भाषा नहीं है, ये अनौपचारिक भाषा है। औपचारिक भाषा क्या होती है? जहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जहाँ पर कठोर या एकदम सामान्य भाषा, जो व्यावसायिक भाषा है, उसका प्रयोग होगा। आत्मीयता नहीं पाई जाएगी, ये सारे शब्द नहीं पाए जाएंगे, तो वो औपचारिक भाषा हो जाएगी। शैली मुख्यतः हिंदी में देखिए, संस्कृत में 3 शैलियों का प्रयोग, प्रथम, द्वितीय या मध्यम और अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या है? हिंदी में उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष शैली, 2 ही शैलियों का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में वैयक्तिकता पाई जाती है। जहाँ उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होगा वहाँ वैयक्तिकता पाई जाएगी, व्यक्तिगत स्तर पे वो लिखा जाएगा। और यहाँ पर प्रत्यक्षता पाई जाएगी, मतलब यहाँ पर दूरी, तटस्थता नहीं होगी। वहीं अन्य पुरुष शैली जहाँ प्रयोग होगा वहाँ तटस्थता होगी, परोक्ष कथन होगा, अर्थात किसी के कथन को या किसी के विषय में आप बताओगे। वैयक्तिकता में आप स्वयं इसमें सम्मुख उपस्थित हो तो वैयक्तिकता यहाँ पर आ गई। तो उत्तम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली, ये 2 अलग अलग शैलियाँ हैं। वैयक्तिकता या उत्तम पुरुष शैली में झुकाव पाया जाता है, अन्य पुरुष शैली में तटस्थता पाई जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हालांकि प्रयोग से और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा जब भी पत्र पद से पद को लिखा जाएगा तो महोदय शब्द का प्रयोग होगा। अक्सर होता है कि महोदय शब्द का प्रयोग करें या महोदया, या कई पत्रों में आप महोदय और ऑब्लिक महोदया लिखा हुआ पाते हो। लेकिन ये कंफर्म कर लीजिए कि पद जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और पदाधिकारी पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, या कोई निजी व्यक्ति है पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो जब भी पद से पद को पत्र लिखा जाएगा, या कोई अधिकारी है वो किसी पद को पत्र लिखेगा, या कोई व्यक्ति है वो किसी पद को पत्र लिखेगा, तो हमेशा महोदय शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, उच्चारण के लिए, संबोधन के लिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति या अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा, चाहे वो पद से लिखा जाए, चाहे कोई व्यक्ति लिखे, अगर व्यक्ति या अधिकारी को लिख रहा है तो चूंकि यहाँ पे व्यक्ति हो गया, अधिकारी एक व्यक्ति होता है, इसलिए ये महोदय भी हो सकता है और महोदया भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑब्लिक आप लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी पत्रों में संबोधन का प्रयोग नहीं हो। जैसे कार्यालय आदेश हो गया, कार्यालय ज्ञाप हो गया, या फिर आपका अधिसूचना हो गई, इन सब में संबोधन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट कोई उसका यूज़ नहीं है। लेकिन सरकारी पत्र में चूंकि पद से पद को लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पद व्यक्ति को लिखा जाता है व्यक्तिगत स्तर पे, और परिपत्र ये पद को भी लिखा जा सकता है, व्यक्ति को भी लिखा जा सकता है, इसलिए इनमें इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा आपका। प्रश्न आता है आपका कि निदेश लिखें या निर्देश लिखें, तो ध्यान रखिएगा सरकारी पत्रों में निर्देश का प्रयोग होता है, ठीक है। निर्देश, जब प्रश्न ही दे दे निर्देश करके, आपको कई बार ऐसा पूछा गया है उदाहरण में कि निर्देश दें,
तब वहाँ निर्देश होगा। ठीक है, निर्देश ये क्या होता है? देखिए, निर्देश काफ़ी लचीला शब्द है। निर्देश देना, इसमें बाध्यता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और निर्देश मतलब होता है ऑर्डर। तो डायरेक्शन और ऑर्डर में अंतर होता है। ऑर्डर में क्या होता है? बाध्यता होती है। ठीक, तो शब्द में अंतर है। तो जब भी सरकारी पत्र में आप यूज़ करते हैं ना कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है या निर्देश हुआ है, तो यहाँ पर आप निर्देश शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑर्डर शब्द का प्रयोग करेंगे, ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात है भौतिक का प्रयोग करें या भौनिष्ठ का, तो सरकारी पत्र में आप भौतिक का प्रयोग करेंगे, परिपत्र में भी आप भौतिक का प्रयोग करेंगे, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में आप भौनिष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे। अर्थात भौनिष्ठ एक अनौपचारिक शब्द है, तो अनौपचारिक जो पत्र होंगे वहां पर भौनिष्ठ का प्रयोग करेंगे आप। यथोक्त या उपर्युक्त अनुसार, ये अक्सर आप लिखा हुआ पाते हो कहाँ पे? संलग्नक में। तो ये क्या होता है? तो यथोक्त या उपर्युक्त अनुसार इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ संलग्नक के बारे में आप पहले ही पत्र में जिक्र कर देते हो, पत्र में पहले ही बता देते हो कि ये जो संलग्नक या कोई पत्र है या कोई उससे संबंधित कागजात हैं वो हमने पहले ही प्रस्तुत कर रखे हैं और इसके बारे में पत्र में बता दिया है कि आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो यहाँ संलग्नक में संलग्नक न लिख करके, अर्थात पत्र के साथ कोई भी विषय वस्तु नहीं लगाएंगे आप, यहाँ पे संलग्नक में लिख देंगे यथोक्त, मतलब यहाँ पर आपने जिक्र किया हुआ है। अन्य बात है नियत उच्च या शीर्ष और सर्वोच्च प्राधिकारी। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी लोगों ने यह भी प्रश्न किया है कि सर नियत प्राधिकारी क्या होता है, उच्च या शीर्ष प्राधिकारी होता है क्या होता है, और सर्वोच्च प्राधिकारी क्या होता है। तो नियत प्राधिकारी क्या होता है दोस्तों? नियत प्राधिकारी एक स्तर या एक से अधिक स्तर, उच्च या उससे जो निम्न या वरिष्ठ या कनिष्ठ ऐसे अधिकारी होते हैं जो किसी पत्र को प्राप्त करने के लिए उनको प्राधिकार दिया जाता है कि ये कोई पत्र प्राप्त कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं, वो नियत प्राधिकारी होते हैं। प्रत्येक कार्यालय में कई नियत प्राधिकारी हो सकते हैं। उच्च या शीर्ष प्राधिकारी क्या होते हैं? ये नियत प्राधिकारियों से इनकी संख्या कम होती है, ये शीर्ष स्तर के अधिकारी होते हैं। जैसे किसी सचिवालय में आप देख लीजिए तो वहाँ पर शीर्ष अधिकारी जो होंगे, उप सचिव हो गए, विशेष सचिव हो गए, ये सभी उच्च या शीर्ष अधिकारी हैं। सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी मतलब किसी विभाग या कार्यालय का जो मुखिया होगा, जो सर्वोच्च होगा, अर्थात उससे ऊंचा कोई नहीं होगा वहाँ पर, वो सर्वोच्च अधिकारी होगा। जैसे कि किसी विभाग का सचिव, सचिवालय में किसी विभाग के सचिव हो गए या लोक सेवा आयोग के सचिव हो गए, ये सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। लोक सेवा आयोग में तो खैर 3 सर्वोच्च अधिकारी हैं। परीक्षा के अगर दृष्टि से देखा जाए, परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक सर्वोच्च है, अध्यक्ष जो शासन के मामले उसके लिए सर्वोच्च हैं, और जो सचिव हैं वो प्रशासन के मामले में सर्वोच्च अधिकारी हैं। इस तरह से सर्वोच्चता के भी कई मानक हो सकते हैं, कई पैमाने हो सकते हैं। फिलहाल सर्वोच्च मतलब किसी मामले में सर्वोच्च, किसी कार्यालय में सर्वोच्च, किसी विभाग में भी सर्वोच्च हो सकता है कोई, किसी कार्य विशेष के लिए भी कोई सर्वोच्च हो सकता है, नोडल अधिकारी जिसको कहते हैं, उस कार्य विशेष के लिए भी सर्वोच्च हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि पत्र किस विषय में किसके द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक, लेकिन अंतर यही है, नियत प्राधिकारी उच्च या शीर्ष प्राधिकारी या सर्वोच्च प्राधिकारी में। इसका जो प्रयोग है आगे आप देखेंगे। अब आइए पत्र लेखन का जो प्रारूप है, एक बार जो विभिन्न पत्र हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें जाननी चाहिए, देखते हुए विस्तृत जो इनकी परिभाषा है, इनकी विशेषता है, इनका महत्व है, वो PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन इनके बारे में संपूर्ण जो जानकारी आपको प्रारूप से ही मिल जाएगी। प्रारूप से ही विशेषताएं, प्रारूप से ही महत्व, प्रारूप से ही परिभाषा, सब कुछ आप आराम से गढ़ लोगे एक बार समझ गए तो तेजी से देखते हैं। सरकारी या शासकीय पत्र क्या होते हैं? सरकारी क्रियाकलापों जैसे कि नीति, सरकारी नीति हो गई, निर्णय हो गया, आदेश हो गया, निर्देश हो गया, इन सभी के लिए सरकारी स्तर पर जो लिखे जाते हैं
पद से पद को लिखे जाते हैं, अर्थात वरिष्ठ वरिष्ठ को लिख सकता है, कनिष्ठ को लिख सकता है, या फिर समकक्ष किसी को भी लिख सकता है। इसी तरह कनिष्ठ वरिष्ठ को या समकक्ष को या कनिष्ठ अपने कनिष्ठ को लिख सकता है। तो ये पद से पद को लिखे जाते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। द्विआयामी होते हैं, मतलब ये कोई जैसे कि अधिकारी है, उसने अधिकारी को भेजा और ये अधिकारी प्राप्त करके इस अधिकारी को भेज सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? द्विमिमी, द्विदिशीय होता है ये, ठीक है। औपचारिक भाषा इसका जवाब देगा ना, रिप्लाई करेगा पत्र के रूप में, सरकारी पत्र के रूप में, तो ये द्विदिशीय होते हैं। औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। औपचारिक भाषा क्या होती है हमने आपको बता दिया, जहाँ पर आत्मीयता हो गया, कृपा हो गया, कष्ट करें, इन सब चीज़ों का, आग्रह, अनुग्रह, निवेदन, इन सब का प्रयोग नहीं होगा। तो औपचारिक भाषा शैली का प्रयोग होगा, जो प्रशासनिक भाषा है। अन्य पुरुष शैली अर्थात परोक्ष कथन होता है, इस रूप में ये प्रयोग होता है। अर्ध सरकारी पत्र की बात करें, अर्धशासकीय पत्र की, तो ये सरकारी पत्र का ही एक रूप है, सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है, लेकिन इसे विशेष प्रयोजनों के लिए, कोई गोपनीय कार्य हो गया, किसी कार्य में बहुत जल्दी है, अगर बहुत जल्द कोई कार्य निपटाना है, इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। अर्थात कार्य तो शासकीय होते हैं, सरकारी कार्य के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, यही अंतर होता है सरकारी पत्र से। अर्थात ये अधिकारी स्तर से अधिकारी या निजी व्यक्ति को लिखे जाते हैं। प्रायः ये समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही इनका आदान प्रदान होता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। विशेष परिस्थितियों में जो उच्च अधिकारी है वो अपने निम्न कनिष्ठ अधिकारी को लिख सकता है, ठीक है, कनिष्ठ वरिष्ठ को लिख सकता है और समकक्ष को। तो लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ये समकक्ष को ही लिखा जाता है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही ये किया जाता है, लेकिन ये अनिवार्यता नहीं, ध्यान रखिएगा। एक आयामी भी हो सकता है, द्विआयामी भी हो सकता है। एक आयामी कैसे? जैसे किसी व्यक्ति ने अर्ध सरकारी पत्र लिखा किसी निजी व्यक्ति को, कोई अधिकारी है, इसने अर्ध सरकारी पत्र लिखा किसी निजी व्यक्ति को। अब निजी व्यक्ति जब रिप्लाई करेगा इसको, तो ये अर्ध सरकारी पत्र नहीं होगा, ये हो जाएगा अनौपचारिक पत्र, व्यवहारिक पत्र इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र नहीं होगा, क्योंकि ये निजी व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है। तो निजी व्यक्ति कभी भी सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये एक दिशी भी हो सकता है इस दिशा में, लेकिन अगर रिप्लाई कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कर रहा है, तब ये द्विदिशीय हो जाएगा। तो एक आयामी या द्विआयामी दोनों हो सकता है। अनौपचारिक भाषा का आत्मीय भाषा का प्रयोग होता है। आपका, कृपया, निवेदन, प्रार्थना, इन सब शब्दों का या फिर इनसे रिलेटेड शब्दों का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष शैली में अर्थात प्रत्यक्ष कथन के रूप में ये परिपत्र या सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर का मतलब क्या होता है? परिपत्र कि हर जगह ये कई स्थानों पर एक साथ ये भेजे जाते हैं और फिर वहाँ रिसीविंग जब हो जाती है तो फिर ये पुनः वापस आ जाते हैं, इसीलिए इसको घूमता हुआ पत्र या परिपत्र कहते हैं, ठीक। तो ये समय और श्रम बचाने का सबसे अच्छा तरीका माने जाते हैं। कोई विशेष कार्रवाई के लिए एक साथ सबको पत्र भेज दिया और उनसे कार्रवाई करवा ली, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बार बार पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक ही पत्र लिखा, सबके नाम लिख दिया, सभी पदों का नाम लिख दिया जहाँ जहाँ भेजना है और उनसे कार्रवाई करवा ली। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कार्रवाई का। तो एक साथ अनेक गंतव्यों तक जाते हैं। शासकीय कार्यों से ही लिखे जाते हैं, किसी पद के थ्रू भेजे जा सकते हैं, पदाधिकारी के द्वारा भेजे जा सकते हैं, या फिर कार्यालय के स्तर पे भेजे जा सकते हैं। 3 स्तरों से ये भेजे जा सकते हैं। और कहाँ भेजे जा सकते हैं? किसी पद को, पदाधिकारी को, किसी कार्यालय में, या फिर निजी व्यक्तियों को भी भेजे जा सकते हैं। जब ये पदाधिकारी या निजी व्यक्ति को भेजे जाते हैं तब ये अर्ध सरकारी रूप में प्रयोग होते हैं, जिनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। प्रायः इनका प्रारूप निश्चित इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कई रूपों में भेजे जा सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भेजे जा सकते हैं या फिर सरकारी पत्र के रूप में भी भेजे जा सकते हैं। तो इनका चूँकि कार्यालय से भेजे जाएंगे तो कार्यालयी जो ज्ञाप है उसके रूप में भेजे जाएंगे, इसीलिए इनका कोई निश्चित प्रारूप होता नहीं है। लेकिन आपकी परीक्षा में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको कई किताबों में ऐसा मिल रहा होगा। आपकी परीक्षा में आपको केवल सरकारी जो पत्र का प्रारूप है उसी प्रारूप में ही परिपत्र को लिखना है, सरकारी पत्र के प्रारूप में, क्योंकि प्रायः
ये सरकारी पत्र के प्रारूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सरकारी पत्र का ही जो प्रारूप है वही आयोग मान्य करता है। इसलिए इसकी परिभाषा में विशेषताओं में तो ये आप लिख सकते हो, लेकिन जब प्रारूप बनाओगे तो सरकारी पत्र के प्रारूप की तरह ही बनाओगे। तो ये है परिपत्र। दूसरा, कुछ एक दिशी पत्र भी होते हैं, मतलब जिनको रिप्लाई की जरूरत नहीं होती है। एक दिशी आदेश जिनको कहते हैं, जैसे कार्यालय आदेश हो गया, कार्यालय से किसी शीर्ष अधिकारी या उच्च अधिकारी के द्वारा ये भेजे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? शीर्ष अधिकारी द्वारा भेजे जाते हैं। कार्यालयी कामकाज, अनुशासन, सेवा शर्तें, पदोन्नति, पदावनति, अवकाश या कोई कार्रवाई हो किसी के ऊपर, तो ऐसी सारी चीज़ें कार्यालयी आदेश में होती हैं। मतलब उनकी विषय वस्तु ये सब हो सकती है जो कार्यालय आदेश की होंगी। और शीर्ष अधिकारी जो उच्च अधिकारी है उसी के द्वारा ये कार्यालयी आदेश जारी होता है। ये सदैव ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी अर्थात जो वरिष्ठ है कनिष्ठ को जारी होता है। उसी कार्यालय के अंदर ही प्रयुक्त होता है, इसका कार्यालय के बाहर कोई अनुप्रयोग नहीं होता है। अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों पर सेवा शर्तों के अनुसार ये लागू होता है। मतलब जो अधीनस्थ अधिकारी है, जो उच्च प्राधिकारी है, उसका जो अधीनस्थ अधिकारी है और जो कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होता है, उनकी सेवा शर्तों के अनुसार। सबकी सेवा शर्तें अलग हैं तो उसी के अनुसार लागू होता है। औपचारिक व आदेशात्मक भाषा का प्रयोग इसमें होता है। ध्यान रखिएगा, औपचारिक और ये आदेशात्मक होते हैं, अर्थात बाध्यकारी होते हैं। इनको मानना बाध्यकारी होता है, नहीं मानने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो उत्तम पुरुष शैली का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यक्ष कथन के रूप में इसमें बातें लिखी जाती हैं। कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप को थोड़ा साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्यालय ज्ञाप ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आरओ के सिलेबस में है। तो ये एक आयामी या द्विआयामी दोनों हो सकता है। कार्यालय आदेश एक आयामी होते हैं, लेकिन कार्यालय ज्ञाप ये एक आयामी या द्विआयामी दोनों हो सकते हैं। कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा, ध्यान रखिएगा, उच्च प्राधिकारी शीर्ष प्राधिकारी नहीं, नियत प्राधिकारी के द्वारा ये जारी होते हैं। अन्य कार्यालय अधिकारी या निजी व्यक्ति को, अर्थात ये किसी अन्य कार्यालय को, किसी अधिकारी को के लिए या फिर किसी निजी व्यक्ति या निजी व्यक्ति के लिए जारी हो सकते हैं। ये इनका जो संबंध होता है किसी आदेश कार्रवाई से नहीं होकर के किसी कार्यालयी सूचना से संबंधी होता है। कोई कार्यालय संबंधी सूचना इसमें दी जाती है। औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है और अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। तो औपचारिक भाषा का प्रयोग इसमें भी होता है, आदेशात्मक न होकर के सूचना की प्रवृत्ति के होते हैं। जहां कार्यालय आदेश में उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, वहीं कार्यालय ज्ञाप में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। विज्ञप्ति या अधिसूचना, विज्ञप्ति या अधिसूचना एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। अधिसूचना अक्सर जो सांविधिक पद हैं, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति जो जारी करते हैं उनकी तरफ से जारी होता है, तो वहाँ पे अधिसूचना शब्द का ज़्यादा प्रयोग होता है। विज्ञप्ति शब्द का प्रयोग जो प्रशासनिक जो आदेश होते हैं या सूचना होती है उसके संदर्भ में किया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि विज्ञप्ति का प्रयोग या अधिसूचना का प्रयोग कहीं नहीं किया सकता। दोनों का प्रयोग एक ही शब्द एक ही जगह किया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो जो अधिसूचना है कार्यालय के सर्वोच्च प्राधिकारी द्वारा जारी होती है। तो कार्यालय ज्ञाप में आपने देखा नोडल अधिकारी के द्वारा, कार्यालय आदेश में उच्च प्राधिकारी के द्वारा। वहीं विज्ञप्ति या अधिसूचना आप देखेंगे सर्वोच्च प्राधिकारी जो होगा वही इसको जारी करेगा, उसी तरफ से जारी होगा। सर्वसाधारण के लिए ये सूचना होती है, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक या संवैधानिक या सांविधिक जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय की सूचना इसमें दी जाती है। इसको गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और अन्य पुरुष शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। औपचारिक भाषा और अन्य पुरुष शैली अर्थात परोक्ष कथन के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब आइए हम तेजी से प्रारूप देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। सरकारी पत्र का प्रारूप, सबसे पहले दाहिनी तरफ ऊपर सबसे ये दो कॉलम आपको जो दिख रहे हैं, जो आपकी कॉपी में रहेंगे, सेम ऐसा ही रहेगा। पत्रांक लिखेंगे, या सरकारी पत्र संख्या भी लिख सकते हैं या सरकारी पत्रांक भी लिख सकते हैं, पत्रांक भी लिख सकते हैं,
ठीक, कहीं कहीं संख्या भी देखने को मिलेगा, कोई इसमें डाउट मत रहिएगा, सभी सही हैं, तो कुछ भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। तो पत्रांक और यहाँ पे ये बिंदी रहेगी, ध्यान रखिएगा, और पूर्ण विराम। फिर ठीक इसी के बराबर बाईं तरफ थोड़ा सा स्थान छोड़ते हुए प्रेषक, कॉमा, ध्यान रखिएगा मैं कॉमा बोल रहा हूँ जहाँ पूर्ण विराम बोल रहा हूँ, बिंदु बोल रहा हूँ, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रेषक, कॉमा, नाम लिखेंगे, भेजने वाले का नाम, ठीक है, कॉमा, बीच में रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, पदनाम रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, कॉमा, फिर विभाग का नाम या विभागीय पता, जहाँ पर बोल सकते हैं इसको, या विभाग बोल सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं आपको प्रशासनिक पता, विभागीय पता, कार्यालयीय पता ये देखने को मिलेगा, गलत नहीं है वो। तो विभाग, ठीक है, बिंदु बिंदु बिंदु, और ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। उसके बाद सेवा में ठीक इसके नीचे, प्रेषक के ठीक नीचे सेवा में शुरू करेंगे, सेवा में, कॉमा, पदनाम और रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, कॉमा, फिर विभाग, रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह। ध्यान रखिएगा सेवा में के बाद प्रशासनिक जो पत्र रहेंगे, सरकारी पत्र रहेंगे, इसमें नाम नहीं होगा, केवल पदनाम और विभाग हो, क्योंकि ये पद को भेजे जाते हैं, ये व्यक्ति को नहीं भेजे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी दिनांक और स्थान जैसा कि हमने को बताया, आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर लिखना है दाहिनी तरफ नीचे, अर्थात सेवा में जहाँ से ख़त्म होगा उसके नीचे दाहिनी तरफ इसको लिखना है। और इसके ठीक बाईं ओर अगर अनुभाग है, कोई अनुभाग का नाम लिखना जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं, अगर ऐसा जरूरी हो तो लिखा जाता है, अनुभाग का नाम लिखा जाता है, विभाग के अंतर्गत जो आता है। फिर विषय लिखेंगे, अनुभाग जो लिखेंगे ध्यान रखिएगा ये सेवा में और प्रेषक के नीचे न लिख करके थोड़ा सा बाएं लिखेंगे, अर्थात इससे सटा होकर। फिर सेवा में के ठीक नीचे यहाँ विषय शुरू करेंगे, विषय में ध्यान रखिएगा कि रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह यहाँ पर लगाया है आपने। विषय के नीचे जब यहाँ पर पैरा चेंज, जब लाइन चेंज होगी तो लाइन, अगली लाइन कहाँ से शुरू होगी, विषय के यहाँ से शुरू ना होकर के वो विषय के ठीक नीचे, अर्थात यहाँ से शुरू हुआ था तो इसी के नीचे से ये लाइन शुरू होगी और पूर्ण विराम होगा। फिर महोदय भी विषय के ठीक नीचे लिखेंगे, महोदय, कॉमा लगाएंगे, और इसके ठीक नीचे से य के अर्थात नीचे पाद स्थान से शुरू करेंगे, मतलब नीचे से, पाद स्थान के नीचे से शुरू करेंगे लिखना आप मुख्य सामग्री को, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। ध्यान रखिएगा लाइन चेंज जब आप करेंगे यहाँ से तो महोदय के ठीक नीचे से करेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। महोदय के नीचे अगर आपको दूसरे पैरा लिखना है, दूसरा पैरा लिखना है, तो दूसरे पैरा को ही आप नंबर देंगे, पहले पैरा को नंबर इस तरह से नहीं देंगे, अर्थात पहला नंबर आपको नहीं देना है, दूसरा नंबर से शुरू करना है। और ये दूसरा जो नंबर देंगे आप, ये जहाँ से आपने पहली लाइन शुरू की थी पहले पैरा की, ठीक इसके नीचे से शुरू करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। फिर दाहिनी तरफ भौदी आप लिखोगे इस तरीके से, भौदी लिखेंगे, भौनिष्ठ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको एकदम रट लीजिए, कुछ इसमें आप कलाकारी मत दिखाइए कि इसका आप डिक्शनरी में चल रहे हैं अर्थ ढूंढने, कुछ नहीं, भौदी लिखिए, यहाँ पर हस्ताक्षर करिए, मतलब हस्ताक्षर, उसके बाद रिक्त स्थान, फिर नाम रहेगा ब्रैकेट में छोटे कोष्टक में, ठीक इस तरीके से रिक्त स्थान यहाँ पे, और फिर पदनाम, और अंत में पूर्ण विराम, ठीक ठीक। भौदी के अगर संलग्नक लगाना है, कोई जरूरी नहीं है, संलग्नक लगाना है तो यहाँ पे संलग्नक, और जितने संलग्नक लगाने हैं, 1 2 जो भी 3, तो 3 लिख दिया जैसे यहाँ पे, तो पहला करके संलग्नक का उल्लेख करते हुए पूर्ण विराम, दूसरा संलग्नक जैसे आपने लगा दिया हाई स्कूल प्रमाण पत्र, यहाँ लिख दिया हाई स्कूल प्रमाण पत्र पूर्ण विराम, दूसरा लिख दिया इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र पूर्ण विराम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जहाँ से ख़त्म होगा प्रतिलिपि निम्न को, ये भी देखिए लिखना अनिवार्य नहीं है, संलग्नक लिखना भी अनिवार्य नहीं है, इतने पे ही आप अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर और लिखते हैं, समय बचता है, आपके पास पेज है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए क्या, प्रतिलिपि निम्न, इसी ठीक नीचे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, फिर यहाँ डैश लगाएंगे, फिर किसको किसको प्रतिलिपि भेज रहे हैं, यहाँ पर उस जो पद है उसका नाम, या जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं उसका नाम, उसका उल्लेख, और पूर्ण विराम, दूसरा पद या व्यक्ति या संस्था का उल्लेख और स्थान का उल्लेख, और पूर्ण विराम। और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर भौदी आपने लिखा है, अर्थात भेजने वाले का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ठीक यही आज्ञा से करके, मतलब
इसलिए ये लिखा जाता है क्योंकि ऊपर जो भी आपने पत्र में लिखा है यहाँ पे हस्ताक्षर हो गया तो सिर्फ आप ऊपर के लिए जिम्मेदार होते हैं, नीचे कुछ लिखा जाता है तो जिम्मेदार नहीं होते हैं, इसीलिए सबसे नीचे हस्ताक्षर किया जाता है। तो यहाँ पे जब प्रतिलिपि लिख दी यहाँ भेज रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही लेंगे, तो या इनकी तरफ से जो प्राधिकारवान व्यक्ति होगा वो लेगा। फिलहाल आप यही नाम लिखेंगे, अर्थात आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम, ठीक यही चीज़ उतार देंगे तो ये आपका प्रारूप हो जाएगा सरकारी पत्र का। तो अगर हमने फास्ट बोला हो तो आप लोग, चूँकि पूरे जितने पत्र हैं सब इसी वीडियो में बताने हैं तो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग अगर स्लो करके देखना है तो एक बार ऊपर जा कर के 0.25 या 5 में करके देख सकते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, तो पत्रांक या पत्र संख्या इधर लिख दिया आपने। पत्रांक कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का कोई भी ढंग अपना सकते हैं, सीधे सीधे ये ढंग अपनाइए कि मतलब 2021 का 34वां पत्र है, ध्यान रखिए। इसका क्या मतलब है, 2021 का ये 34वां पत्र है। किसी फाइल में कई पत्र होंगे जो भेजे गए होंगे किसी विभाग से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, तो 34वां पत्र 2021 में जो भेजा गया है वो ये पत्र है। ठीक है, इसकी आख्या चूँकि ये आलेख के रूप में, अभिलेख के रूप में इसको रखा जाता है। ठीक है, बाद में कभी ज़रूरत पड़ सकती है, इसको आधार बनाया सकता है कोर्ट केस आदि का, तो ये जरूरी बहुत ही पत्र होते हैं, सरकारी पत्र जो होते हैं। तो प्रेषक सबसे पहले लिखा आपने क ख ग, अक्सर आप इसी तरह से प्रयोग करेंगे, श्री या अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल क ख ग लिखेंगे, बस XYZ भी लिखना हो तो आप देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे। ठीक है, जेड मतलब XYZ इस तरीके से नहीं लिखेंगे, गलत, अमान्य है। ठीक, तो क ख ग, प्रवर सचिव पद लिखा और विभाग लिख दिया भारत सरकार, कोई बात नहीं है, और पूर्ण विराम लगा दिया। फिर सेवा में शिक्षा सचिव, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, केवल पद लिखा और विभाग का नाम उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, पूर्ण विराम। फिर दिनांक लिख दिया जैसा हमने ढंग बताया था, पूर्ण विराम कर दिया। फिर विषय, चुनाव, विषय क्या है, चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त शिक्षकों के अवकाश के संदर्भ में। फिर महोदय करके आपने शुरू कर दिया, महोदय के नीचे से उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चुनाव गतिविधियों के अंतर्गत शासनादेश के नियमानुसार लोकसभा चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक चुनाव की अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश की मांग नहीं कर सकेंगे। ये अन्य पुरुष शैली का प्रयोग हुआ है, न तो मैं का प्रयोग हुआ है, न तो तुम का प्रयोग हुआ है, न आपको का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, अन्य पुरुष शैली है, किसी अन्य की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, अर्थात न तो आपकी न हमारी बात की जा रही है, अर्थात ये परोक्ष कथन है। तो अवकाश की मांग नहीं कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा, औपचारिक भाषा, जो प्रशासनिक भाषा है, जो प्रभावी भाषा है, सामासिक भाषा है, इन्हीं का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तभी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। सामान्य जो बोलचाल की भाषा है इसका प्रयोग मत करिएगा पत्र लेखन में। ये कहाँ से आएगा, प्रशासनिक शब्दावली हमने दी है, वहाँ से शब्द उठाकर सीधे यहाँ पर रख दीजिएगा, उनका अर्थ ढूंढ करके। ठीक है, तो हाँ, हमने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे पैरा जो चेंज करेंगे आप, वो यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पैरा चेंज किया आपने, ऐसे प्रकरणों से शासनादेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें एवं की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराएं। भौदीय हस्ताक्षर कर दिया, क ख ग अर्थात नाम और पद का नाम प्रवर सचिव, ये आपका पूरा सरकारी पत्र हो गया। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप थोड़ा सा अलग होता है सरकारी पत्र से, शासकीय पत्र से बहुत अलग होता है, थोड़ा नहीं बहुत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दाहिनी तरफ उसमें सिर्फ प्रारूप पत्रांक होता था, यहाँ पे अर्ध सरकारी बनाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है अर्ध सरकारी पत्रांक या अर्ध सरकारी पत्र संख्या, डॉट 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 कॉमा लगाइए, फिर विभाग का नाम जहाँ से भेजा जा रहा है, फिर अनुभाग का नाम जिसके अंतर्गत, विभाग के अंतर्गत अनुभाग होता है, तो अनुभाग यदि है तो ठीक है, नहीं तो विभाग ही सही है। अनुभाग होना अनिवार्य नहीं है, तो विभाग से भेजा जा रहा है डायरेक्ट, तो विभाग से भेजिए। फिर कॉमा, फिर दिनांक और स्थान, वो यहीं पर आप ये कार्य संपन्न कर लोगे पूरा। फिर इसके ठीक बाईं तरफ था जहाँ विभाग, ये विभाग है ना, ये विभाग के ठीक बाईं तरफ आप यहाँ प्रेषक से शुरू करोगे, थोड़ा सा स्थान छोड़ करके, जैसा सरकारी पत्र में लिखते थे। फिर यहाँ पर नाम और पदनाम होगा आपका, अर्थात जो प्रेषक है उसका नाम होगा, पदनाम होगा, पूर्ण विराम होगा। ठीक वैसे ही रिक्त स्थान की पूर्ति सूचक चिन्ह और कॉमा, फिर पदनाम कॉमा।
यहाँ पर आप देख रहे हैं विभाग का नाम नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं विभाग का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपने विभाग का नाम लिख दिया है ऑलरेडी। फिर विषय ठीक इसके नीचे से, जैसा कि सरकारी पत्र में करते थे, विषय लिख दिया, पूर्ण विराम कर दिया। प्रिय श्री महोदय, महोदया या नाम, जैसा पत्र में जिसको पत्र लिखना है उसके अनुसार आप यहाँ पे इनका प्रयोग कर सकते हो। प्रिय श्री नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिय क ख ग जी ऐसा भी लिख सकते हो। प्रिय अ ब स जी, अर्थात जहाँ पर यहाँ पर आप सेवा लिख रहे हो ना, सेवा में नाम जो यहाँ पर आप दोगे, मान लो यहाँ पे क ख ग नाम दे दिए, चूँकि ये पदाधिकारी से अधिकारी या व्यक्ति को लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नाम लिखोगे आप, तो नाम जो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हो। प्रिय श्री क ख ग जी, या सिर्फ महोदय या सिर्फ महोदया ये भी लिख सकते हो। इसमें कोई ये, चूँकि अनौपचारिक पत्र लेखन है, यहाँ पे आप किसी भी संबोधन का प्रयोग कर सकते हो, मना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे आप अपना जो मेन जो मुख्य जो भाग है, मुख्य सामग्री है, लिखेंगे। लिखने के बाद आप आदर सूचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, स धन्यवाद, सादर, ठीक, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, या धन्यवाद या सादर। सादर अच्छा शब्द माना जाता है, इसके बाद कामा लगाइए, और फिर भौनिष्ठ या आपका, आपका भी शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भौनिष्ठ सबसे उचित होता है, अच्छा देखने में भी पढ़ने में भी लगता है। तो भौनिष्ठ लिख दिए, उसके नीचे हस्ताक्षर और फिर नाम। यहाँ पे पदनाम की आवश्यकता नहीं है, तो हस्ताक्षर और नाम, ठीक। बगल में अगर कुछ संलग्नक है तो संलग्नक का यहाँ उल्लेख कर सकते हैं, ठीक इसके बगल में, जैसे सरकारी पत्र हमने बताया। यहाँ पर क्या होता है कि अर्ध सरकारी पत्र में सेवा में ये नीचे लिखा जाता है, अर्थात बाईं तरफ नीचे की तरफ सेवा में कॉमा, नाम, पदनाम और विभाग या विभागीय पता, ये यहाँ पर लिखा जाएगा, और पूर्ण विराम। तो यहाँ पे अंतर है सरकारी पत्र से बहुत बड़ा, कि यहाँ सेवा में जो है वो नीचे लिखा जाता है, और इसमें नाम, पद नाम और विभाग का पता ये तीनों लिखे जाएंगे, ठीक। जबकि सरकारी पत्र में सेवा में वाले भाग में पोर्शन चूँकि ऊपर बाईं तरफ लिखा जाता है प्रेषक के नीचे, और सेवा में नाम यहाँ पर लिखा होगा, वहाँ पर नाम नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो पद को भेजा जाता है, ये किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी को भेजा जाता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, अर्ध सरकारी पत्रांक, इस तरीके से पत्रांक आपने लिख दिया। फिर लोक सेवा आयोग, अर्थात अपना विभाग लिख दिया, ठीक है, और विभागीय पता लिख दिया मतलब, और दिनांक लिख दिया यहाँ पे 9 नवंबर 2021 प्रयागराज, ठीक है, दिनांक और स्थान। फिर प्रेषक क ख ग, और सचिव मतलब प्रेषक कौन भेज रहा है, क ख ग भेज रहा है, किस पद पे है, सचिव पद पे है, इसके विभाग का पता ये दिया हुआ है। विषय लिख दिया, कार्मिक एवं नियुक्ति अनुभाग से रिक्त पदों के अधियाचन हेतु अनुरोध। ये लाइन चेंज होगी तो इसके नीचे से के नहीं शुरू होगा, यहाँ से के शुरू होगा, बताया था आपको। प्रिय महोदय, यहाँ पे लिख दिया प्रिय महोदय, ठीक, यहाँ पर कॉमा, और फिर मुख्य भाग, जैसा कि आपको ज्ञात है। आपको ज्ञात है मतलब सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं उपस्थित है, अर्थात प्रत्यक्ष कथन हो रहा है। यहाँ पे उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे प्री लिख दिया तो अर्थात ये अनौपचारिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ से आपको तुरंत पता चल जाए अनौपचारिक भाषा है, उत्तम पुरुष शैली है, तो कौन सा पत्र हो सकता है, आपने परिभाषा में देख ही लिया है। तो ये अर्ध सरकारी पत्र है जिसका परिणाम हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा संपन्न कराई गई है, जिसका परिणाम शीघ्र ही जारी किए जाने की तैयारी है। अतः आपसे अनुरोध है कि अतिरिक्त रिक्त पदों का अधियाचन अतिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे अधिकतम संभव पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। सादर कॉमा, भौनिष्ठ लिख दिया, हस्ताक्षर और अपना नाम, पूर्ण विराम, सेवा में बाएं तरफ अबस कॉमा अर्थात नाम जिसको भेजा जा रहा है, सचिव किस पद पे हैं, सचिव पद पे हैं, और विभागीय पता लिख दिया, कार्मिक व नियुक्ति उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ। अब परिपत्र में आइए, परिपत्र के बारे में हमने आपको बताया कि सरकारी पत्र ऐसा प्रारूप होगा, इसका यही आप प्रयोग करेंगे। हालांकि इसके कई प्रारूप हो सकते हैं, कोई निश्चित प्रारूप परिपत्र का होता नहीं है, लेकिन जो यूज़ होता है आम तौर पर प्रायः यूज होता है उसका ही आप प्रयोग करेंगे। जब प्रारूप पूछेगा तो यहाँ पे आप संख्या साथ ही बता भी देंगे ये, और लिख देंगे प्रायः इसका जो है प्रयोग इस तरह से होता है। कुछ बदलाव यहाँ पर होंगे क्योंकि एक साथ
कई जगह भेजा जाता है। हमने आपको बताया कि वो सरकारी पत्र की तरह ये नहीं होगा पूरी तरीके से, प्रारूप एक जैसा होगा, लेकिन अंतर मैंने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था। अब यहाँ देखिए संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, यहाँ पर परिपत्र संख्या भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं परिपत्र संख्या भी आ जाता है, लेकिन संख्या लिखना ज़्यादा उचित होता है। पूर्ण विराम कर दिया। फिर बाईं तरफ प्रेषक, जैसा सरकारी पत्र में कहते थे, नाम, पदनाम, विभाग, ये ठीक वैसा ही रहेगा जैसा सरकारी पत्र में रहता था। अब यहाँ से अंतर आ जाता है, सेवा में ये उसी स्थान पर रहेगा जैसे सरकारी पत्र में आप यूज़ करते थे, कॉमा, और जितने लोगों को भेजा जाएगा उनका उल्लेख या तो रहेगा। एक साथ एक जैसे प्राधिकारियों को भेजना है तो समस्त प्राधिकारी करके या समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। समस्त जिलों के जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो कुल मिलाकर जैसा जिस तरीके से हो सकता है, कुछ व्यक्तियों को भेजा जाए, कुछ संस्थानों को भेजा जाए, कार्यालयों को भेजा जाए, और कुछ जो पदाधिकारी हैं उनको भेजा जाए, तो सबका उल्लेख अलग अलग भी यहाँ पे रहेगा। यही कारण है कभी कभी जो सेवा में ये जो प्रेषिती का नाम है, ये पूरे पेज में भी, एक पेज में भी नहीं आ पाता है, 2-2 पेज लग जाते हैं, जब बहुत सारा जो है उसका मतलब कि प्रेषण करना पड़ता है, बहुत स्थानों पर भेजना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्राधिकारियों के पास भेजना पड़ता है। तो दिनांक और स्थान यहाँ पर रहेगा जैसा रहता था सरकारी पत्र में। अभी उदाहरण देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर सेवा में के ठीक नीचे, जैसा कि सरकारी पत्र में लिखते थे, विषय लिखेंगे, ठीक है, रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, और विषय खत्म होने के बाद पूर्ण विराम। विषय के ठीक नीचे महोदय, जैसा कि वहाँ पे करते थे, महोदय, क्योंकि पद को भेजा जा रहा है, सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखेंगे हमने कहा, इसलिए महोदय शब्द का ही प्रयोग करेंगे। महोदय का प्रयोग तब होगा जब अर्ध सरकारी पत्र के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सरकारी पत्र का प्रारूप दे रहे हो, इसलिए महोदय शब्द का ही प्रयोग करोगे। फिर यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह, जो मैटर है, मुख्य सामग्री लिखने के बाद पूर्ण विराम। अगर दूसरा पैराग्राफ है तो 2 नंबर दे करके, जैसा मैंने बताया था ठीक इसके नीचे शुरू करके पूर्ण विराम। भौदीय लिखेंगे यहाँ, और हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये तो सरकारी पत्र में आपने देखा ही। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, अगर प्रतिलिपि है तो इस तरीके से लिख करके प्रतिलिपि का जिक्र करके, फिर वही चीज़ आज्ञा से, यही ठीक इसी नाम और पदनाम का उल्लेख और हस्ताक्षर का उल्लेख यहाँ पर भी होगा जो यहाँ पर है, ठीक। तो ये है परिपत्र का प्रारूप। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ संख्या लिख दिया आपने, प्रेषक का नाम लिख दिया, क ख ग, पद का नाम लिख दिया, विभाग लिख दिया। सेवा में उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कुलपति या प्राचार्य, कुलपति मतलब विश्वविद्यालयों के, प्राचार्य मतलब महाविद्यालयों के। उसके नीचे फिर दाहिनी तरफ दिनांक लिख दिया, स्थान लिख दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, विषय लिख दिया, प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में अतिरिक्त स्थान बढ़ाने की सूचना के संदर्भ में परिपत्र। फिर महोदय, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में 25% अतिरिक्त स्थान बढ़ाने का निर्णय लिया है। दूसरा पैरा, अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश सूची 1 जुलाई 2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीय, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, बस ये आपका परिपत्र हो गया। फिर कार्यालय आदेश में हमने बताया क्या होता है कार्यालय आदेश। तो इसका प्रारूप कैसा होगा, विभाग का नाम होगा सबसे बीच में, ध्यान रखिएगा, बीच में लिखेंगे विभाग का नाम, अर्थात ऊपर बीच में विभाग का नाम, फिर अनुभाग का नाम, पत्र की संख्या और दिनांक और स्थान, यहीं पर निपटा देंगे इसको, ठीक है। फिर कार्यालय आदेश या आदेश, ये या तो कार्यालय आदेश भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आदेश भी लिखा आता है, दोनों ही सही हैं, गलत नहीं, या तो कार्यालय आदेश लिखिए या आदेश लिखिए। और फिर मुख्य सामग्री यहाँ से आप शुरू करेंगे, ठीक है, मुख्य सामग्री यहाँ शुरू करेंगे, अर्थात पेज के बिल्कुल बीचों बीच नहीं, लेकिन बीच से कुछ ज़्यादा बाएं से आप शुरू करोगे, यहाँ से यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूर्ण विराम लगाया। फिर अगला पैरा जो हमने आपको बताया ठीक इसके सीध में शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अंत चाहे जहाँ हो, शुरू वहीं से होगा जहाँ से पहला पैरा शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यही पैरा चेंज करने का नियम होता है जो आपको ऐसे में भी फॉलो करना है। फिर आज्ञा से यहाँ पर होगा शब्द, ठीक है, कहीं कहीं आज्ञा से लिखा हुआ नहीं भी मिलता है तो वो गलत नहीं है, याद रखिएगा। हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ठीक।
ये प्रारूप है, प्रारूप को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बताने से नहीं आएगा। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो ये तो वही होगा सब में, ये चीज़ तो हर जगह वही यूज़ होगी प्रतिलिपि, ये एकदम रट लीजिए। किसी भी पत्र में प्रतिलिपि भेजेंगे तो यही प्रारूप इस्तेमाल होगा। जैसे उदाहरण हो गया कार्यालय आदेश का, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, कार्यालय आदेश संख्या 262 A3 A2 2021। ये थोड़ा सा जटिल तरीके से लिख दिया गया, मतलब 262 नंबर का जो कोई फाइल है उसमें 262 नंबर की जो 262 नंबरिंग दी गई है, 262 नंबर की जो प्रविष्टि है, इस प्रविष्टि का ए प्रविष्टि का तीसरा वाला भाग का ए प्रविष्टि का दूसरा वाला ये पत्र है और 2021 में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है, पत्र संख्या थोड़ा जटिल लिख दिया यहाँ, दिनांक 20 मई 2021 प्रयागराज, और पूर्ण विराम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है। कार्यालय आदेश, यह निश्चय किया गया है कि अब आगे से किसी भी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी को थोड़ा इंटरप्ट हो गया बीच में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को कार्यालय की फाइल किसी भी दशा में घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। नीचे हस्ताक्षर, अब यहाँ देखिए आज्ञा से दिया लिखा नहीं है, लिखा हो ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। हस्ताक्षर, नाम और पद नाम, ठीक, और पूर्ण विराम। प्रतिलिपि वाला सेक्शन वैसा ही रहेगा, जो यहाँ पर लिखा आपने वही सेम उठा करके आज्ञा से करके और यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये सभी जगह आप यूज़ करेंगे प्रतिलिपि वाले भाग में, ठीक है। अगला है विज्ञप्ति या अधिसूचना। इसका प्रारूप ठीक ऊपर का तो प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा आपने अभी देखा कार्यालय आदेश में, अर्थात विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक और स्थान, इस तरीके से होगा। विज्ञप्ति बीच में लिखेंगे और विज्ञप्ति में कभी कभी या तो ऑब्लिक में या तो नीचे विषय भी लिख देते हैं। विज्ञप्ति जैसे हो गया विविध के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में, इस तरीके से निविदा के संदर्भ में, इस तरह से विज्ञप्ति ऑब्लिक करके विषय भी लिख देते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे से ठीक वैसे ही जैसे अधिसूचना में शुरू किया, उसमें आपने कार्यालय आदेश में शुरू किया था, मुख्य सामग्री लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर ठीक इसके नीचे दूसरा पैरा अगर है तो ठीक इसको लिखेंगे पूरा और पूर्ण विराम लगाएंगे। आज्ञा से नीचे हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, यहाँ पे आज्ञा से जरूर रहेगा, अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। कार्यालय आदेश में अनिवार्य नहीं है, वो आज्ञा से ही समझा जाता है अगर अधिकारी ने दे दिया। कार्यालय की बात होती है, घर की बात होती है, यहाँ पे आज्ञा से ये प्रोटोकॉल के लिए जरूरी होता है। प्रतिलिपि निम्न को प्रकाशनार्थ प्रेषित प्रकाशनार्थ भी हो सकता है यहाँ पर यूज, और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित भी हो सकता है। सूचनार्थ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये सूचना है, तो सूचनार्थ अलग से लिखने की जरूरत इसमें नहीं होती है। तो प्रतिलिपि निम्न को प्रकाशनार्थ प्रेषित, चूंकि ये सूचना ही होती है, अधिसूचना या विज्ञप्ति सबके लिए होती है, सर्वसाधारण के लिए होती है, इसलिए इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच सके, सरकार का जो उद्देश्य है लोक कल्याणी राज्य का वो संपन्न हो सके, इसके लिए जो समाचार पत्र हैं, अन्य जो माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो आदि है, उससे भी ये प्रेषित किया जा सकता है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ प्रेषित किया गया है इसका उल्लेख यहाँ पे कर देंगे, और फिर आज्ञा से वही प्रारूप जो प्रतिलिपि भेजने का रहता है नीचे यूज होगा। जैसे उदाहरण है उत्तर प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संख्या दे दिया यहाँ पे, दिनांक 2 जुलाई 2021 लखनऊ। विज्ञप्ति विविध के संदर्भ में है, विविध मतलब कोई विषय है उनका, इस विभाग का। एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूच्य है कि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 से संचालित अल्पसंख्यक बाल सुधार कार्य योजना व अनुसूचित जनजाति बालिका सुधार कार्य योजना को समायोजित करते हुए उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक लक्षित योजना समग्र बाल सुधार कार्य योजना का संचालन आगामी 5 अगस्त 2021 से किया जाएगा। दूसरे पैरा में पूर्व में उक्त योजना के अंतर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों का समायोजन उनके वर्तमान वेतनमान व सेवा शर्तों के साथ वर्तमान योजना में किया जाएगा। आज्ञा से हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम और विशेष सचिव, पद का नाम लिख दिया।
प्रतिलिपि निम्न को प्रकाशनार्थ प्रेषित, किसको? समस्त दैनिक समाचार पत्रों में और समस्त समाचार चैनल जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको। आज्ञा से में वही सेम चीज़ जो यहाँ रहेगी यहाँ रहेगी, ठीक है, ये जरूर रहेगा पद। अगर ये नहीं रहता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अमान्य हो जाता है ये। तो ये तो रही आपकी संपूर्ण जो पत्र लेखन है, आपको यहाँ से काफ़ी लाभ होगा ऐसा मेरा मानना है। और अगर कुछ डाउट मुझे नहीं लगता रह गए हैं, अगर रहे हैं तो आगे अभ्यास जब कराएंगे आरओ मुख्य परीक्षा के लिए तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभ्यास करते करते सारी चीज़ें गलतियां मैं बताता जाऊंगा, आप सुधारते जाओगे। और जब मुख्य परीक्षा आप लिखोगे, चाहे निबंध हो चाहे ये हो, जो भी आपका पोर्शन है वो एकदम तैयार रहेगा, रेडी रहेंगे आप। जीएस में अच्छे अंक पालोगे और हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें उच्चतम अंक प्राप्त करोगे, तो कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता मुख्य परीक्षा के। ये सब अभ्यास की बातें हैं। अभ्यास में कई शब्द आप गलत प्रयोग करोगे, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा उदाहरण नहीं बताए, क्योंकि उदाहरण से आपका हल नहीं निकलेगा। जब तक आप स्वयं लिखोगे नहीं तब मैं बताऊंगा हाँ इस शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना था, इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, या अनुचित है या अविधिक है। तो जब आप लिखोगे वो सब चीज़ें वहाँ पर सुधरेंगी। फिलहाल प्रारूप यहाँ से आपको जानकारी हो गई है। अन्य कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।